आप हमारे ऑफिस में आ जाइए। आपको डायरेक्ट बैंक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले हमारे पास आइए। जब हम यहाँ से स्पॉन्सर करके केस भेजेंगे, उसके बाद अगर बैंक में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अभी आपने कहा कि बैंक जो है कागज़ एक्स्ट्रा मांगते हैं या गारंटर्स मांगते हैं, अगर इस तरह की आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो प्लीज़ आप डीआईसी या केवीआईबी जहाँ से आपने केस स्पॉन्सर कराया है उनको मिलें, उनसे बात करें। या नहीं तो डीसी ऑफिस जाके जो है आप उनसे मिल सकते हैं, आपकी डीसी ऑफिस में भी सुनवाई होगी, हमारे ऑफिस में आ गए कि हमें बैंक्स में समस्या आ रही है या हमारे ऑफिस में डीआईसी में या कहीं भी किसी डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, तो आप प्लीज़ मेरा नंबर लिख लें। मैं एक नंबर बोलूँगा अपना, 9419143802। मैं फिर से रिपीट करूँगा, 9419143802। ये मेरा नंबर है, तो किसी को कोई भी समस्या होती है तो यू कैन कॉल मी एनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जनरल मैनेजर डीआईसी वरिंदर कुमार मनियाल साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया जी। वरिंदर सर, पिछली बार हमने आपका इंटरव्यू किया था जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, काफ़ी लोगों ने पसंद किया, और जिसमें आपकी और हमारी जो बात हुई थी कि 10 लाख रुपया तक जो है डीआईसी स्पॉन्सर करेगा और बैंक जो है बिना गारंटर के 10 लाख रुपया देगा एक क्लाइंट को, वो अपना रोज़गार जो है अपने पैरों पे खड़ा हो सके। लेकिन उस इंटरव्यू के बाद जो है बहुत सारे फ़ोन्स आए, बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। और आपने कहा था कि 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये स्कीम जो है अप्लाई कर सकता है हर नौजवान। लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट से अगर जो हमें फ़ोन कॉल्स आए तो वहाँ पे कुछ और ही कुछ सुनने में मिला, गारंटर मांगा जा रहा है, या जम्मू के अगर जीएम ने ऐसा कोई बात कही है तो यहाँ पे वो अप्लाई नहीं है हो सकती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, ये स्कीम जो है पूरी यूटी ऑफ जे में अप्लाइड है, इम्प्लीमेंट हो रही है हर डिस्ट्रिक्ट में। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, हर डिस्ट्रिक्ट में ये जो है इम्प्लीमेंट हो रही है। और ये सिर्फ डीआईसी नहीं है, इसमें डीआईसी, केवीआईबी और केवीआईसी, ये तीन एजेंसीज हैं जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं ऑन ग्राउंड। तो हर डिस्ट्रिक्ट में केवीआईबी का भी ऑफिस है, डीआईसी का भी ऑफिस है और केवीआईसी भी वहाँ पर है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि कहीं से कि किसी डिस्ट्रिक्ट में वो कह रहे हैं कि डीआईसी या केवीआईबी ये नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ वो हमारी नॉलेज में लाएँ, तो हम ऊपर टेकअप करके उस डिस्ट्रिक्ट में हम पता करेंगे कि अगर आप ऑनलाइन अगर डाटा देखेंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है केसेस जो हैं वो स्पॉन्सर हुए हैं और डिस्पर्स भी हुए हैं। लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि कहीं पे उनको परेशानी आ रही है, तो प्लीज़ आप हमें बताएं, हमारे नोटिस में लाएं, हमें मिलें या हमारे ऑफिस में आएँ या हमारे फ़ोन पे जो है आप बात कर सकते हैं हमारे साथ। सर, लोग जब बैंक के पास जाते हैं इस स्कीम से रिलेटेड, पहले डीआईसी के पास नहीं आ रहे हैं या दूसरी एजेंसी के पास नहीं जा रहे हैं, पहले वो बैंक में जा रहे हैं, भाई इस तरह की कोई स्कीम है या इस तरह की बात हमने सुनी है, इसमें कितनी सच्चाई है? बैंक तो उनसे बात ही नहीं कर रहा है। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम है ना, ये शुरू पहले हमारे से ही होगी। जिसने भी अप्लाई करना है वो पहले डीआईसी में आएगा या केवीआईबी में आएगा या केवीएससी में आएगा। बैंक में जो उनका केस है वो यहाँ से जाएगा। जब हम यहाँ से भेजेंगे फिर वो आदमी जो है वो बैंक में जाए। पहले बैंक को मिलने की या उससे ज़रूरत नहीं है उनको, क्योंकि केस का जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है हमारे पास। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप हमारे ऑफिस आ जाइए, ठीक है जी, हम आपको यहाँ से अप्लाई करवा देंगे। अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप खुद अप्लाई कीजिए। हमारा ये www.kviconline.gov.in, ये हमारी वेबसाइट है, पोर्टल है, इस पर आप जाइए। यहाँ आप सिंपल PMEGP टाइप करें तो आपका ये पोर्टल जो है आ जाएगा और आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको उसमें परेशानी आ रही है, आप हमारे ऑफिस में आ जाइए। आपको डायरेक्ट बैंक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले हमारे पास आइए। जब हम यहाँ से स्पॉन्सर करके केस भेजेंगे, उसके बाद अगर बैंक में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अभी आपने कहा कि बैंक जो है कागज़ एक्स्ट्रा मांगते हैं या गारंटर्स मांगते हैं, अगर इस तरह की आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो प्लीज़ आप डीआईसी या केवीआईबी जहाँ से आपने केस स्पॉन्सर कराया है उनको मिलें, उनसे बात करें। या नहीं तो डीसी ऑफिस जाके जो है आप उनसे मिल सकते हैं, आपकी डीसी ऑफिस में भी सुनवाई होगी, हमारे ऑफिस में आ गएंगे तो यहाँ पे भी हम आपकी जो है मदद करेंगे। किन किन कामों के लिए जो है ये 10 लाख तक का लोन मिल सकता है जिसमें गारंटर की ज़रूरत नहीं है? क्या उसमें किराना शॉप आती है? क्या उसमें व्हीकल्स के लिए लोग अप्लाई कर सकते हैं? क्या उसमें और कोई काम अगर किसी ने करना है, वेल्डिंग का काम है या कोई पशुपालन का काम है या कृषि का काम है, क्या क्या काम इसमें आते हैं? हाँ, देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो PMEGP स्कीम है इसमें दो सेक्टर है, एक सर्विस सेक्टर और एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सर्विस सेक्टर में जो है आपको 20 लाख तक का लोन अवेलेबल है और
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है वो 50 लाख तक है मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका रेस्टोरेंट हो गया, आपका बुटीक हो गया, फिर आपका ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, या फिर पैकेजिंग ऑफ मसालाज या पैकेजिंग ऑफ दाल, ये सारा काम हो गया। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखेंगे तो जैसे फर्नीचर का काम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइल्स हो, कोई भी चीज़ आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं जो लीगल एक्टिविटी है, अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, वो सब उसमें कवर्ड है। तो सर्विस सेक्टर में जैसे मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई हैं। किराना स्टोर वगैरह। करियाना स्टोर ही नहीं है, उसमें है कि पैकेजिंग ऑफ दाल एंड मसालाज है। सिंपल देखिए, इसमें ना ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। ट्रेडिंग की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि आपने बाहर से कपड़ा लिया और कपड़ा यहाँ पे आके बेच दिया, वो अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप बुटीक खोलना चाहते हैं जहाँ पे आप सूट भी बनाएंगे, आप कपड़ा वही यूज़ करके, तो वो अलाउड है। करियाना नहीं है। अगर आप दाल और मसाले वगैरह अपने पैक करके वो बेचना चाहते हैं तो वो अलाउड है। ट्रेडिंग अलाउड नहीं है जी। ट्रेडिंग लाया अलाउड और बेचा ऐसा नहीं। वो नहीं है कि आपने यहाँ से लाया और यहाँ से भेज दिया, उसके लिए लोन नहीं देंगे। आप चीज़ या तो कोई सर्विस, कोई वैल्यू ऐड कीजिए उसमें, तो या फिर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कीजिए, उसमें हम आपको जो है लोन प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई जैसे रेस्टोरेंट है, आप खाना बनाते हैं, खाना बना के लोगों को खिलाते हैं, कैफेटेरिया है, ठीक है ना, आप कॉफ़ी चाय ये वो चीज़ें बनाते हैं, वो देते हैं, वो अलाउड है। लेकिन ऐसे सिंपल ट्रेडिंग इसमें अलाउड नहीं है। और एक और चीज़ मतलब इसमें आप कमर्शियल व्हीकल जो है वो भी आपको अलाउड है। कमर्शियल व्हीकल सिर्फ, दूसरी व्हीकल्स नहीं, कमर्शियल जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं आप इसमें ले सकते हैं। जैसे कि इस पर मैं जम्मू की अगर सिर्फ बात करूं, डिस्ट्रिक्ट जम्मू की, तो हमने ई रिक्शाज़ के काफ़ी केसेस किए हैं। और आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी, और मैक्सिमम केसेस जो हैं वो हमारे वुमेन आई हैं हमारे आगे जी। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास आई हैं जिनको हमने ई रिक्शा जो है वो स्पॉन्सर किए हैं। और हमने क्या नाम है, काफ़ी केसेस हमने स्पॉन्सर किए हैं और अच्छा काम कर रही हैं वो लेडीज़, उनके ई रिक्शा वगैरह चल रहे हैं। अभी आपने न्यूज़ ही सुनी होगी कि पहली ई रिक्शा ड्राइवर आई है आपकी वुमेन। तो ये चीज़ें हम जो वुमेन को हम इनकरेज करने के लिए काफ़ी उनको आगे करते हैं। और इस केस की जो, इस स्कीम की जो सबसे बड़ी बात है कि वो सब्सिडी है 35% अर्बन में, और सॉरी रूरल एरिया में, और अर्बन में 25%। वुमेन के लिए ये 35%, कोई भी वुमेन हो, वो किसी भी कास्ट रिलीजन या किसी की हो, उन वुमेन के लिए 35% रूरल में और अर्बन में जो है 25% है सब्सिडी जो है हम देते हैं इनको। ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ई रिक्शा में ही है या सब में है? जी जी, कमर्शियल व्हीकल चाहिए, कमर्शियल कोई भी? पैसेंजर व्हीकल कोई भी चाहिए। तो वुमेन्स के लिए कुछ अलग से स्पेशल है या जेंट्स के लिए भी है ई रिक्शा या ये बाकी? सबके लिए है, सिर्फ सब्सिडी का फ़र्क है। मैं कह रहा हूँ ना आपको, जैसे कोई महिलाओं के लिए जो है सब्सिडी ज़्यादा है, तो जो जेंट्स के लिए जो है वो 10% का फ़र्क है, 10% का। तो सारी स्कीम्स में वैसा ही होगा जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट में? नहीं नहीं, सभी पीएमजीपी में ही है। जो भी सब्सिडी, वो कोई भी काम, चाहे वो व्हीकल हो या कोई भी वो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, कोई भी काम करती है, तो उसमें महिलाएं अगर हैं तो उनको 35% है, बाकियों को जो है 25% है। सर अब बात करते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि ये डीआईसी से शुरुआत होगी, डीआईसी स्पॉन्सर करेगा। अब शुरुआत कैसे होगी, कैसे आपके पास आएंगे, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, क्या प्रोसेस क्या रहता है? मैंने आपसे पहले भी पूछा था पिछले इंटरव्यू में भी, लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी, क्योंकि जब हमने ग्राउंड पे देखा कुछ उससे अलग देखने को मिलती हैं। सीधा हम कह देते हैं कि आप इस वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे अप्लाई कीजिए, हो जाएगा। लेकिन जब हम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कुछ और देखने को मिलता है कि आप परफॉर्मे लाओ, आप ये लाओ, वो लाओ, बहुत सारा एक अंबार सा लगा दिया जाता है, जिससे इंसान काम करने से, शुरू करने से पहले ही डर जाता है कि यार मैं कहाँ से इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि पहले से बेरोजगार है, और कहाँ से वो परफॉर्मे ढूंढेगा, कहाँ से, मतलब कैसे करना है? देखिए इसमें जब आपने अप्लाई करना है तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक रेंट डीड या जगह के कागज़ वो चाहिए, आपको एफिडेविट चाहिए, और साथ में एक पेज की या 2 पेज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें आपने बताना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ और कौन कौन सी मशीन खरीदना चाहता हूँ। उसके परफॉर्मे भी चाहिए आपको, जो चीज़ें आपने ले। परफॉर्मा आपको बैंक लेवल पे चाहिए होता है। मैं परफॉर्मा डीआईसी में जरूरत नहीं है? नहीं, डीआईसी में ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो इकट्ठा केस बना के हमें दे दे तो देने तो हैं परफॉर्मा आपने, क्योंकि जब बैंक ने आपको लोन देना है मशीन के लिए तो वो मशीन का पहले परफॉर्मा मांगता है ना। एक फाइल तैयार हो जाए, एक प्रोसेस शुरू हो जाए, फिर इंसान को थोड़ी उम्मीद आ जाती है यार कुछ मैं करता हूँ, या आगे ये डॉक्यूमेंट और मेरे को करना है। अवेल अब शुरुआती दौर में सारी चीज़ें एक साथ बर्डन डालेंगे तो थोड़ा सा लोगों को भी। नहीं देखिए, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जब आपने काम करना है ना तो फिर पूरी शिद्दत के साथ काम करना है। अगर आप ये काम करेंगे कि पहले मैं 2 सर्टिफिकेट लगा देता हूँ, शुरुआत हो जाए मेरी, फिर हम आपको कहेंगे नहीं जी वो ये भी आपको चाहिए, फिर आप फिर कहेंगे नहीं जी देखिए
हमें बहुत बार बुलाया जा रहा है, हमें चक्कर लगवाए जा रहे हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जब आपने काम करना ही है, जब आपने सोच लिया है कि मैंने काम करना है, तो अपनी फ़ाइल एक बार ही तैयार कीजिए। परफॉर्मा बैंक में चाहिए होता है ज़रूरी, क्योंकि जब बैंक ने आपको लोन देना है तो वो परफॉर्मा मांगता है कि रेट क्या है इस चीज़ का, वो तो आपने लाना है ना, उसी के बेसिस पे ही बैंक जो है आपको पेमेंट करेगा। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर सपोज़ करो मैं इसका टाइल का काम करना चाहता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइल्स, तो आपने उसके लिए जो मशीन लानी है आपको पहले पता होना चाहिए ना कि मैंने ये काम करना है, उसके लिए ये मशीन लगती है। तो मार्केट में आप एक बार सर्वे भी कर लीजिए कि कौन सी मशीन कितने की है। बाद में आप नहीं करेंगे ना, क्या पहले आप कहेंगे नहीं जी मैं 10 लाख का लोन, बाद में आप सर्वे करेंगे आपको पता चलेगा नहीं यार ये तो 5 लाख में भी मिल जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पहले आप अपनी तरफ से पूरी स्टडी कीजिए, पूरा तैयार हो जाइए कि मैंने ये केस करना है, उसके लिए ये मैंने सर्वे किए हुए हैं। जब आपने सर्वे कर लिया उसके बाद हमारे पास आइए, देखिए उसमें जो है हमारे एंड पे भी काम जल्दी हो जाएगा और बैंक लेवल पे भी जल्दी हो जाएगा। जब आपको पूरी जानकारी है ना, फिर जब आप बैंक में जाएंगे आधा केस लेके, बैंक फिर आपको पूछेगा भाई परफॉर्मा, आप कहेंगे नहीं वो नहीं, वो मैं बाद में लाऊंगा। इसका मतलब है आपने तैयारी नहीं की है। देखिए इसमें पैसा लगता है, आपका एफर्ट लगता है। तो जब आपने एफर्ट और पैसा लगाना है ना, तो वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ लगाना है। आपको पूरी तैयारी होनी चाहिए। दैट शोज़ कि आप कितने सीरियस हैं। आप किसी काम के लिए, देखिए जो लोग काम करते हैं ना वो पूरा सीरियस होकर आते हैं, उनको पता है कि मैंने ये काम करना है, उसको क्लैरिटी है इस चीज़ की। तो क्यों ना मैं तैयार होके जाऊँ, मैं क्यों किश्तों में काम करूँ कि मैं 2 सर्टिफिकेट अभी दे दूँ, फिर 2 सर्टिफिकेट और, जब बुलाएगा तो फिर 2 सर्टिफिकेट और नहीं। आप पूरी एक बार गाइडलाइंस पढ़ लीजिए, उसके हिसाब से जितने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आप डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे पास अप्लाई कर दीजिए, ताकि बैंक जो है फिर आप जैसे कहते हैं ना कि बैंक हमें तंग करता है, बैंक आपको परेशान नहीं करेगा। फिर डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए, बैंक को आपको देख के बात करके लगे कि हाँ यस ये वो आदमी है जो सीरियस है अपने काम के लिए। फिर बैंक को भी हौसला होता है। देखिए बैंक जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसने लोन देना है, ठीक है ना, वो चाहता भी है कि मैं जिसको लोन दूँ वो मुझे वापस भी मिले, ठीक है ना। तो जब बैंक ये आप बैंक में जाते हैं, अगर उसको लगे कि ये बंदा प्रिपेयर्ड ही नहीं है तो वो कहेगा कि ही इज़ ए नॉन सीरियस कैंडिडेट, ये सीरियस नहीं है अपने काम को लेके। तो मैं भी 10 बार सोचूंगा कि इसको दूं या नहीं दूं। अगर आपके पास कोई आता है काम मांगने के लिए, आप भी उसको देखेंगे ना, उसका एटीट्यूड देखेंगे कि ये सीरियस है कि नहीं है। अगर आपने मेहनत की है, पूरा केस बनाया है, तो बैंक को भी लगेगा कि यस ये सीरियस कैंडिडेट है, ये काम करना चाहता है। तो बैंक जो है उनको जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी इस साल हमने बैंक ने 720 केस, सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, सैंक्शन कर दिए हैं अब तक, अभी तक 720। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब तक इतने केस जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, अब तक इससे पहले इतने केसेस कभी नहीं हुए। अभी तक हमने कोई 1150 के आसपास हमने केसेस स्पॉन्सर किए हैं। हाँ, जिसमें 720 हो गए हुए। हाँ, और ये जो 1100 हैं ये पिछले 2 महीने से, जब से ये वीडियोस आपके चल रहे हैं ना, उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा केस आए हैं। तो ये केसेस टाइम लगता है बैंक को, बैंक ने टाइम लगाना है ना, तो 720 उसने निकाल दिए हैं। जो बाकी उसमें से कुछ रिजेक्ट भी हो गए हैं, कुछ केसेस जो हैं रिजेक्ट भी हो गए। बैंक के पास अगर आप देखेंगे तो पेंडेंसी इस वक्त बहुत कम है। रिजेक्ट जो हो रहे हैं तो उसमें क्या कारण बताए जा रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं फाइल में? क्योंकि आप अगर पूरी तरह से उसको कंप्लीट करके भिजवा रहे हैं तो वहाँ से रिजेक्शन का क्या कारण आ रहा है? उसमें क्या होता है, जैसे आपने कहा ना कि बंदा कहता है जी परफॉर्मा मैं बाद में दूंगा। हमारे पास भी लोग आते हैं, वो कहते हैं सर आप हमें दे दीजिए, हम बैंक में जाकर ये कागज़ जमा करवा देंगे। लेकिन जब बैंक वहाँ पे उनकी जगह पे जाते हैं तो उनके पास यहाँ तो जगह के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते या रेंट डीड नहीं होती। वो कहते हैं जी ये मैं दुकान लेना चाहता हूँ लेकिन ये मेरे साथ रेंट डीड नहीं कर रहा। अब देखिए बैंक को कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, आपकी अगर वो नहीं है तो वो प्रॉब्लम का हल आपने खुद करना है। लेकिन अगर आपके पास जगह के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डी साहब ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन निकाली हैं कि जिनके पास अगर जगह के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो कंसर्न तहसीलदार से बात करके तो हम उसके जगह के डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। तो लोग हमारे पास आए तो सही, बताएं तो सही, हम टेकअप करेंगे ये चीज़। जगह के डॉक्यूमेंट्स कैसे बन सकते हैं? देखिए गांव में आप जाते हैं ना, आपने एक दुकान खोलनी है कहीं पे, जगह तो आपकी है माल की, लेकिन वो चल रही होगी आपके दादा परदादा किसी के नाम पे। काम आपने करना है, जो आदमी काम करेगा जगह के डॉक्यूमेंट्स उसके नाम पे होने चाहिए। वो ट्रांसफ़र नहीं हुए होते तो वो ट्रांसफ़र तो कराने हैं ना, वो किसी और के नाम पे नहीं होने चाहिए ना। जिसने काम करना है उसके नाम पे होने चाहिए या फिर रेंट डीड होनी चाहिए, रेंट डीड या गिफ्ट डीड, जो भी वो तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन जगह जो है उसके नाम पे, या थ्रू रेंट डीड हो या थ्रू गिफ्ट डीड हो या फिर सीधा उसका म्यूटेशन हो उसके नाम पे, जो भी करना है। तो ये जो रेंट डीड है ये नोटरी टेस्टेड चलेगी या मजिस्ट्रेट से नोटरी, नोटरी वाली रेंट डीड जो है वो नोटरी से चलेगी जी, नोटराइज चलेगी। इसके अलावा जो एक स्कीम है पीएम विश्वकर्मा स्कीम, ये क्या स्कीम है और लोग कैसे इसको अवेल कर सकते हैं?
देखिए पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नया इनिशिएटिव है। इस साल ही ये स्कीम लॉन्च हुई है और मैं आपको बताऊं कि इसके तहत जो अगर आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमने कोई 3700 के आसपास लोग जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं अब तक हमारे पास। हाँ, हर ब्लॉक्स में हर पंचायत में वीडियोज़ जो हैं वो इन लोगों को थ्रू CSC से रजिस्टर करवा रहे हैं। हर कमेटीज़ में जो EOs हैं वो लोगों के पास जाके उनको रजिस्टर करवा रहे हैं। आज तक टिल डेट 3700 के आसपास जो हैं हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही सिर्फ लोग रजिस्टर हो चुके हैं विश्वकर्मा स्कीम में। इस स्कीम में क्या है कि हमारे पास 18 ट्रेड हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किए हुए हैं। जैसे मैंने बताया बार्बर हो गया, फिर आपका कॉबलर कटा मोची का काम हो गया, फिर आपका सुनार का काम हो गया, लोहार का काम हो गया, ठीक है, स्कल्पटर का काम हो गया, स्टोन ब्रेकिंग का, फिर डॉल मेकिंग का काम हो गया। ये सारे काम जो है इसमें होना है। इस स्कीम में तहत क्या है, आपको सबसे पहले रजिस्टर होना है थ्रू CSCs। जो आपके घर के पास जो भी कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ पे आप जाएं तो आप रजिस्टर हो जाएं वहाँ पे। अगर आप इस किसी भी ट्रेड में अगर आपको जानकारी है किसी में काम करते हैं तो आप रजिस्टर हो जाइए। उससे जो रजिस्टर होने के बाद जो है कंसर्न आपका सरपंच या कंसर्न जो है EO वो इसको जो है आपको वेरीफाई करेगा। वो वेरिफिकेशन फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई होके UT लेवल पे फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसका सर्टिफिकेट इशू करती है। वंस वो सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाता है उस ऑनलाइन होगा, आपकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, वो सब ऑनलाइन जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन आएगा, आपने वो डाउनलोड कर लेना है। तो वो जब डाउनलोड करके आपको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी आपके ट्रेड में, आपके जो जानते हैं काम उसको इन्हांस करने के लिए। जी जी, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में 5-6 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और हर दिन में आपको जो है 500 रुपया मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग अटेंड करने का। जी, तो जब वो ट्रेनिंग आपकी खत्म टूट रहा है उसका नुकसान ना हो। जी जी बिल्कुल। देखिए जो है वो दिहाड़ी वाला होगा, कोई काम कर रहा है, मोची होगा या नाई होगा, तो वो अपनी दिहाड़ी तोड़ दिन तोड़ के आए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर वो दिन तोड़ के आ रहा है उसको 500 रुपया जो है हम दिन का देंगे ट्रेनिंग करने का। तो ट्रेनिंग जब उसकी ख़त्म हो जाएगी, अच्छी ट्रेनिंग सक्सेसफुली ट्रेनिंग हो जाएगी, तो उसके बाद उसको एक कूपन मिलेगा जिसमें उसको 15,000 रुपये तक का जो है वो अपना सामान ले सकता है। अच्छा, जी, उसका मतलब वो वापस नहीं करना है उसने, वो गवर्नमेंट की वो तरफ गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक कूपन मिलेगा। वो दुकानें ऑलरेडी वो होंगी, वहाँ पे जाएंगे, उन पर्टिकुलर दुकान में जो नोटिफाई होंगी वहाँ पे जाएंगे, 15,000 तक का जो है सामान वो ले लेंगे। अपना जो भी काम वो करना चाहते हैं, जो औजार उसमें लगते हैं वो औजार ले सकते हैं। और उसके बाद उसको 1 लाख तक का जो है लोन जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है जी। और अगर वो उसका अच्छा काम चलता है तो 18 महीने के बाद वो 2 लाख रुपया और लोन ले सकता है। टोटल 3 लाख रुपया जो है। जी जी, अगर वो ठीक काम कर रहा है, सीरियस है, अच्छा काम चल रहा है उसका, तो उसको 2 लाख रुपया और दे देगी गवर्नमेंट कि आप और लीजिए और अपना काम बढ़ाएं आगे। जी, वैसे सर ये तो होगी सब्सिडी की बात, लोन की बात। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट क्या पड़ता है जो लोग इसमें अप्लाई करते हैं? देखिए पीएम विश्वकर्मा जो स्कीम है इसमें जो है 5% इंटरेस्ट रेट है। अच्छा, जी, 5%। जो पहले वाला था 10 लाख वाला या PMGP में वो उसमें नॉर्मल बैंक रेट है, अच्छा, जो भी बैंक का रेट होगा 9-10% जो भी उनका रेट होगा वही चल रहा है। इसमें PM विश्वकर्मा जो है 5% है, 5% है सिर्फ। बाकी जो है बैंक को जो है वो गवर्नमेंट देगा। वो जो सबवेंशन है, अगर सपोज 11% है उनका, आपको सिर्फ 5% ही देना है, 6% जो है वो गवर्नमेंट देगी बैंक को। जी, तो इसमें बैंक सिर्फ जेके बैंक ही होना चाहिए दोनों ही स्कीम्स को अवेल करने के लिए, या कोई भी बैंक जो है वो? इसमें कोई भी बैंक, सभी बैंक्स जो है प्राइवेट भी इनफैक्ट, जैसे HDFC वगैरह, जहाँ पे भी आपका अकाउंट है, आप कहीं से भी जो है किसी भी बैंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। वो चॉइस हम आप पे ही छोड़ते हैं हमेशा। जो एप्लीकेंट है वो खुद भर के हमें देता है कि मैंने इस बैंक में इस ब्रांच से मुझे लोन दे दिए, फिर हम उसी ब्रांच में जो है वो केस फॉरवर्ड करते हैं। तो ये नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी बैंक में, वो हम उनसे लिखवा लेते हैं कि आपने कौन सी ब्रांच में कौन से बैंक से जो है लोन लेना है, उसी ब्रांच में वो जो है उनका केस हम फॉरवर्ड करते हैं। और इधर सर पिछली बार भी हमने जो आपका इंटरव्यू किया उसके बाद बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, बहुत लोगों ने मतलब हमसे जो भी सवालात थे हमने भी कोशिश की उनके जो हैं जवाब हम दे पाएँ। कोई कांटेक्ट नंबर आप शेयर करना चाहेंगे जिस पे लोग कॉल करके जो है डायरेक्टली बात कर सकें या जान सकें? और इसके अलावा कोई सवाल हो, हम कोशिश करते हैं कि लोगों के सवाल जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से करें और उनके जवाब जो हैं लोगों तक पहुंच पाएँ। हाँ जी, मैं अपना ही नंबर दे देता हूँ जी। किसी को भी कोई भी समस्या इन केसेस में आती है, जो नया एप्लीकेंट है वो भी, और जो जिन्होंने अप्लाई किया है, जो कहते हैं कि हमें बैंक्स में समस्या आ रही है या हमारे ऑफिस में DIC में या कहीं भी किसी डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, तो आप प्लीज़ मेरा नंबर लिख लें। मैं एक नंबर बोलूँगा अपना,
9419143802। मैं फिर से रिपीट करूँगा 9419143802। ये मेरा नंबर है, तो किसी को कोई भी समस्या होती है तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। इसके अलावा सर किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है फाइलिंग में या कुछ आगे पीछे या किसी ऑफिसर के साथ, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? आप इतने हम्बल तरीके से बात करते हैं, इतना बात समझाने का आपको इतना आर्ट है। हाँ देखिए, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको कहीं भी परेशानी आती है, कोई भी परेशानी आती है, आप या तो हमें ऑफिस आ जाइए, मेरे नंबर पे जो मैंने आपको दिया उस पर कॉल कर लें, नहीं तो आप जो कंसर्न डीसी ऑफिस है, आप वहाँ पे जाके जो है अपनी कंप्लेंट अगर आपको है तो आप वहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। चलो, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र कुमार मनियाल साहब, जनरल मैनेजर डीआईसी जम्मू। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।